दोस्तों आज हम डिस्कशन करेंगे आईजीएसटी के इकोनॉमिक वाले चैप्टर की। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। यूपीपीसीएस में हर साल बजट से, इकोनॉमिक सर्वे से, इवन करंट अफेयर कुछ इवेंट्स होते हैं वहां से क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं कवर करने की कोशिश करूंगा लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स जितनी होगी, इसके साथ आरबीआई पॉलिसीज एंड रिपोर्ट्स को कवर किया जाएगा, इंडियन इकोनॉमिक्स, और इसके साथ साथ इवेंट जो यूपीपीसीएस के पर्सपेक्टिव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर किया जाएगा। बजट में मैं यूपी बजट और गवर्नमेंट बजट के लिए अलग से लाऊंगा, जिसमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी कवर करूंगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिस्कल डेवलपमेंट के ऊपर। ठीक है, फिस्कल डेवलपमेंट जिसमें हम जीडीपी और जीवीए के बारे में सबसे ज्यादा देखेंगे, जिसका एस्टिमेटेड कौन निकाला है, मॉस्पी ने अभी अभी निकाला है। मॉस्पी के अंदर किसने निकाला है, एनएसओ ने, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ये कब स्टैब्लिश हुई, 2019 में। क्या और कौन सी दो ऑर्गेनाइजेशन को मिला के बनी थी, तो सीएसओ और एनएसएसओ। अब मुझे ये कमेंट करके जरूर बताना कि जो स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसको किसने रिकमेंडेशन देके एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, ये जरूर मुझे कमेंट करके बताना। अब जीडीपी ग्रोथ के ऊपर देखते हैं। जीडीपी ग्रोथ का मतलब, जीडीपी का मतलब सिंपल चीज होती है कि जितने भी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बन रहे, मतलब जितने भी हमारे एक कंट्री के बॉर्डर में जो भी प्रोडक्ट बन रहा है वो हमारे जीडीपी में काउंट हो जाएगा। बस सिंपल है, इसके ज्यादा और कुछ मत सोचिए। एनएसएसओ ने प्रोविंशियल एस्टिमेट निकाला जिसमें नॉमिनल जीडीपी 9.8 है, किसका, 2024 टू 2025 के लिए, और रियल जीडीपी 6.5 है। याद रखना, एज इट इज याद रखना, एग्जाम में पूछ लिया भी जाता है। इकोनॉमिक सर्वे में फिर क्या निकाला है, रियल जीडीपी 6.4 निकाला है। और रियल जीडीपी ट्रू इंडिकेटर ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें इन्फ्लेशन हटा दिया जाता है और उसके बाद उसकी रियलिटी पता चलती है कि भाई कितना चल रहा है। नॉमिनल जीडीपी में इंक्लूड करता है इन्फ्लेशन और यहाँ पे एक्सक्लूड कर देता है। ठीक है, जीवीए ग्रोथ रेट, तो एनएसओ का प्रोविजन आया जिसमें आया नॉमिनल जीडीपी जीवीए जो आया 9.5 आया है और रियल जीवीए 6.4 आया है। हर बार जीवीए ज्यादा होता था जीडीपी से। अगर किसी के पास अच्छा नॉलेज है, कोई यूपीएससी वाला देख रहा तो मुझे जरूर बताना कि ज्यादा का टाइम पे जीवीए क्यों जीडीपी से ज्यादा दिखता था। ठीक है, चलिए ग्रोथ रेट डिक्रीज हो रहा है इन 2024 से 2025 में। मतलब ग्रोथ रेट ऑब्वियसली ना, पिछले साल कितना था जीडीपी ग्रोथ, ये मुझे कमेंट करना, और इस साल कितना हुआ जीडीपी ग्रोथ, ये जरूर कमेंट करना। बेस ईयर फॉर रियल कैलकुलेशन, तो अब जीडीपी ग्रोथ का कैलकुलेशन करने के लिए जो बेस ईयर रखा है वो 1 और 11 और 12 रखा है, किसका, रियल जीडीपी का, ना कि नॉमिनल का। नॉमिनल का तो करंट बेस पे हो जाता है। ठीक है, प्रपोज किया गया चेंज करने के लिए कि 2022 और 23 को बेस ईयर ले लिया जाए। ठीक है, अब जीडीपी डिफ्लेटर क्या काम करता है, ये इन्फ्लेशन मेजरमेंट करता है। कैसे करेगा, आप नॉमिनल जीडीपी को यहाँ पे रखो, फिर रियल जीडीपी को रखो, उसके बाद जो डिवाइड करने पे आएगा वो आपका इन्फ्लेशन होगा, उससे मेजर किया जाता है। सेक्टर कंट्रीब्यूशन जीवीए में कौन सा है सबसे ज्यादा, तो सबसे पहला है ट्रेजरी सेक्टर, 55% से, तो पिछले साल से इंक्रीज हुआ है। सेकेंडरी सेक्टर जिसमें 25 to 3% से डिक्रीज हुआ है। और प्राइमरी सेक्टर जिसमें आपका एग्रीकल्चर आता है जो कि 19.7% से इक्वल रहा है, मतलब कुछ बढ़ा भी नहीं है कम भी नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए दूसरे पे चलते हैं। अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो ये क्या है, 10 ईयर कंप्लीट हुआ है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को। तो कब ये लॉन्च हुई थी, अप्रैल 2015 को। लोन कितना अभी तक, कितने कितने लोगों को दिए, 52 करोड़ लोगों को दिए। अमाउंट कितना अभी तक गया है, तो 32.61 लाख करोड़ तक गया है। वुमेन्स बेनिफिशियरी, इसमें 68% वुमेन्स की बेनिफिशियरीज है। वीकर सेक्शन एससी एसटीज को 50% उनके अकाउंट्स को इंक्रीज भी किया गया और अच्छी खासी, और माइनॉरिटीज में 11% पार्टिसिपेशन भी रहा है। ठीक है, अब लोन कैटेगरी होता है, एक होता है शिशु, किशोर, तरुण। एज इट इज पूछ लेगा, याद जरूर रखना, स्पेशली तरुण वाला। तो शिशु में क्या है, अप टू 50,000 तक आपको मिल जाएगा। किशोर में 50,000 टू लेके आपको 5 लाख तक आपको पूरा एक आपको इंश्योरेंस इन्वेस्टमेंट के लिए मिल जाएगा। तरुण में 5 लाख टू 10 लाख किया, और रिसेंटली के बजट में 10 लाख टू 20 लाख तब होगा आपका जब आप 5 to 10 लाख वाला रीपे कर दोगे, तो फिर आपको प्रमोशन मिल जाएगा 10 to 20 लाख तक लेने का। ठीक है, हाईएस्ट लोन किस में सबसे ज्यादा लिया जा रहा था, तो ऑब्वियसली जो सबसे कम है, शिशु कैटेगरी, 92%। क्यों, क्योंकि सब दिन छोटा ही बिजनेस अभी स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है ना। जब वो बड़ा बिजनेस बनेगा तो धीरे 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 करके होता है। तो बोला ही जाता है ना कि अगर 100 लोगों ने स्टार्टअप खोला है तो सिर्फ 3 लोग का सक्सेस होता है। मतलब बहुत बहुत बेकार चांसेस है इसमें। ठीक है, चलिए, हाँ, टॉप लॉन्च डिस्ट्रीब्यूशन कौन कौन सी है, तो सबसे पहले पे तमिलनाडु, दूसरा यूपी है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के ऊपर। डायरेक्ट बेनिफिट जो ट्रांसफर है, ये क्या है, ब्लू क्राफ्ट डिजिटल रिपोर्ट्स के फाउंडेशन के थ्रू पे एक रिपोर्ट निकाली गई थी जिसमें ये बताया गया था कि कैसे डिजिटल जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो है वो कैसे मदद कर रहा है एज ए इकोनॉमिक की ग्रोथ के लिए, इंडिया के लिए। ठीक है, अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ इंडियाज डीबीटी सिस्टम्स। ठीक है,
तो ये इसमें ये असेसमेंट किया गया था जिसमें पीरियड 2009 से 2024 को कंपेयर किया गया है। की अचीवमेंट्स क्या थे इसमें, क्यूमुलेटिव सेविंग हुई थी 8.48 लाख करोड़ की, जिसमें फ्रॉम लीकेज मतलब जितनी भी लीकेज हो रही थी उससे गवर्नमेंट ने डीबीटी के थ्रू पे अपना बचाया लीकेज। सब्सिडी एलोकेशन रिड्यूस किया था फ्रॉम 60% टू 9% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर। अब आप इसका एग्जांपल सोच सकते हो कि आधार कार्ड ने यही सबसे बड़ा काम किया था। अगर किसी ने भी वो संदीप भैया की एपिसोड देखी थी यूट्यूब पे, बहुत इजीली अवेलेबल है, उसमें स्टार्टिंग के एपिसोड में दिखा था कि आधार कार्ड को किस तरीके से मिसयूज भी किया जाता था और आधार कार्ड का वेटेज और आधार कार्ड का इंपॉर्टेंस ये था कि कैसे करप्शन को रोका जा रहा है बिटवीन द लाइन के बीच में। तो उस चीज को बहुत अच्छे से समझाया, तो आप वहां से जाके सबसे समझ भी सकते हो। बेनिफिशियरी कवरेज कैसे बना, तो 60 टाइम इंक्रीज हुआ है, मतलब और ज्यादा बेनिफिशियरी ने लिया भी है तो इंक्रीज भी हुआ है, तो लीकेज कम हो रही है, तो जिसके वजह से बेनिफिट इंक्रीज हो रहा है, तो कंटीजेंसी और कंसोलिडेटेड फंड पे वेट ज्यादा नहीं पड़ रहा है। ठीक है, चलिए। एनहांस ट्रांसपेरेंसी, ऑब्वियसली प्रीसियस फंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। वेलफेयर एफिशिएंसी इंडेक्स आया है इसमें, तो वैल्यू इंक्रीज हुई है। ऑब्वियसली डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सेविंग इंक्रीज हुआ है 20% से। सब्सिडी डिक्रीज हुई है, बहुत अच्छी बात है ये तो। बेनिफिशियरीज ग्रोथ इंक्रीज हुआ है 20% से। ठीक है, स्कीम वाइज सेविंग सबसे ज्यादा किसमें सेविंग है, तो पीडीएस में सबसे पहले सेव हुआ है, फिर उसके बाद पहल में, फिर मनरेगा में, फिर पीएम किसान में। ठीक है, तो फर्स्ट पे क्या है, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फर्स्ट टाइम पे कब आया था। ठीक है, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। फिर पहल, फिर एमजी नरेगा, और एमजी नरेगा कब आया था, इसका एक्ट क्या है और कौन से ईयर को नरेगा से एमजी नरेगा हुआ था, ये भी मुझे कमेंट करके बताना। पीएम किसान, ठीक है। देखिए मैं जो क्वेश्चन पूछता हूँ ना, अगर आप ये सब करते जाओगे तो इसमें बेनिफिट आपका रहेगा कि जब एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो आपको क्लिक होता रहेगा। ठीक है, चलिए। 11 ईयर ऑफ सेवा सुशासन गरीब कल्याण 2014 टू 2025 तक चल रहा है ये। इंडिया 4th लार्जेस्ट इकोनॉमिक बन गई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हो गई है, 6% से हर बार ग्रोथ कर रही है, आईएमएफ का एक आंकड़ा भी बोलता है। हाई एनुअल एफडीआई 2021 टू 2022 में आया है, सबसे ज्यादा एफडीआई आया था। रियल जीडीपी ग्रोथ जो है 6.5% है, नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ ट्रिपल हो गई है सिंस 2014 टू 15 के बीच में। फिर इंडिया टू बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2030 तक इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी हो जाएगा। इसी के साथ इंडिया की जो इकोनॉमी हो जाएगी वो 7.3 ट्रिलियन डॉलर्स की हो जाएगी। ठीक है, टॉप 3 एक्सपोर्ट सेक्टर कौन से हैं हमारे, इंजीनियरिंग है, फिर इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, ओके, फिर ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल है। तो ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल बहुत बड़ा एक रोल भी कर रहे हैं। चलिए, यूपीए ऑपरेशन कंट्रीज कौन कौन सी, जहां पे यूपीए था, एक है यूएई, नेपाल, भूटान, सिंगापुर, मॉरिशस, फ्रांस। फ्रांस यूरोपियन यूनियन का फर्स्ट कंट्री है जिसने यूपीए एक्सेप्ट किया था, देन अभी रिसेंटली श्रीलंका ने भी किया। अच्छा, थोड़ा सा एक बता देता हूँ कि फ्रांस क्यों एक्सेप्ट किया सबसे पहला यूपीए, क्योंकि फ्रांस इंडिया के साथ आईएसए में है। आईएसए क्या है, इंटरनेशनल सोलर एसोसिएशन। इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताना कि आईएसए कब स्टैब्लिश हुआ और कौन से समिट के टाइम पे उसको स्टैब्लिश किया गया, जरूर मुझे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर करते हैं। ज्यादा फैक्ट है, अच्छे से ध्यान लगा के सुनना, 2-3 बार सुनना, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे में तो प्रेजेंटेशन और प्रिपरेशन कौन करता है, तो प्रिपेयर किया जाता है हमारे इकोनॉमिक डिवीजन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है, जिसको लीड करते हैं चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, की इकोनॉमिक इंडिकेटर क्या है, रियल जीडीपी ग्रोथ किया था 6.4%, जीवीए ग्रोथ किया है 6.4%। ठीक है, दोनों इक्वल है। कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ है, इंक्रीज हुआ है। फिस्कल डेफिसिट डिक्रीज हुई है। चलिए बस इतना, इस तरीके से याद रखिए, परसेंटेज अपने हिसाब से आप देख भी सकते हो, कोई दिक्कत भी नहीं जाएगा। बैंकिंग सेक्टर में चलते हैं, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में ग्रॉस एनपीए हाई था इन 2018 में, अराउंड 30% के आसपास था, 38% के। ग्रॉस एनपीए जो था वो जो एंड 2024 में 2.6% हो गया, बहुत कम हो गया, लिटरली बहुत ही कम हो गया। एक्सटर्नल सेक्टर, टोटल एक्सपोर्ट जो है, जितने भी एक्सपोर्ट हो रहे हैं मंथ जो फाइनेंशियल 24 और 2025 के लिए, ये मतलब ग्रोथ हुई है इसके 6% से। तो अभी $6 बिलियन का यहाँ पे लगभग ट्रेड हो रहा है। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू ग्लोबल एक्सपोर्ट मार्केट, तो टेलीकॉम और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन में 10.2% कर रही है, और इंडिया सेकंड ग्लोबली टारगेट कर रही है, और यही क्वेश्चन बिहार पीसीएस में पूछा था। सफिशिएंट फॉर 90% ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट, जो फॉरेक्स है हमारा, उसमें इतनी कैपेबिलिटी कि हमारे 90% एक्सटर्नल डेब्ट को कवर कर सकती है, और सफिशिएंट फॉर 10.9 मंथ का हमारा खर्चा भी उठा सकती है,
और इंडिया बैंकिंग ग्लोबली 4th पोजीशन पे आ भी रहा है एज अ किसमें, फॉरेक्स रिजर्व में। अभी फॉरेक्स रिजर्व कितना है, 640 गलत लिखा है, 700 प्लस है, अराउंड 704 बिलियन प्लस है, ठीक है, इतना है टू द प्रिसाइज बताऊं तो। सेक्टर परफॉर्मेंस इंडिया का कैसा है, टेक्सटाइल में अच्छी परफॉर्मेंस हुई है क्योंकि हमारा जो रैंक है वहाँ पे 6th आया है, क्योंकि एक्सपोर्ट गारमेंट टेक्निकल जितनी भी एक्टिविटी थी वो क्या, शिपिंग वेसल्स अच्छे से बढ़ने लगी है, तो लीडिंग एक्सपोर्टर हम बन चुके हैं। ओके चलिए, इन्फ्लेशन में ग्लोबल और इंडिया का, आरबीआई हेडलाइन इन्फ्लेशन 4.2% है, आईएमएफ के हिसाब से जो ग्लोबल इन्फ्लेशन चल रहा है 5.7 चल रहा है, इंडिया में 4.4 चल रहा है, और 2026 में 4% हो जाएगा, 4.1% हो जाएगा आई थिंक, ठीक है। याद रखना ग्लोबली से हमारा जो इन्फ्लेशन है वो कम चल रहा है, इसको याद रखना, ठीक है। चलिए, कोर इन्फ्लेशन, इसमें एक्सक्लूड होता है वोलेटाइल, जितने भी हमारे फूड्स एनर्जी जो भी मतलब जितनी भी ज़्यादा फ्लक्चुएट होती रहती है ना, उन चीज़ों को हटा के जो कोर होती है, मतलब कि जैसे कि अब ऑयल ले सकते हो, बहुत ज़्यादा कोर है, जल्दी उसका प्राइस नहीं चेंज होगा, तो बहुत ज़्यादा जो वोलेटाइल सब्जी जो प्रोडक्शन हो रहा था ठीक है, नहीं हो रहा तो फिर उसके हिसाब से हेडलाइन इन्फ्लेशन ये कवर करता है इन्फ्लेशन जितने भी हमारे आमने सामने दिखने वाली चीज़ रहेगी जो ज़्यादातर इम्पैक्ट करती है हमारे डेली लाइफ को, ठीक है। लॉन्ग टर्म आउटलुक जो है 8% ग्रोथ रेट हो रहा है, नीड फॉर डेवलपमेंट इन इंडिया 2047 का विजन रखा गया है कि अगर इंडिया 8% से ग्रोथ करती है तो इंडिया का जो जीडीपी है और जो इंडिया के एज ए डेवलप्ड नेशन में 2047 तक काउंट हो जाएगा, ये आईएमएफ ने बोला है। रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी इंडिया की क्रॉस हो गई 200 गीगावाट, अब जो चल रही है अराउंड 209.44 गीगावाट है, जो कि दिसंबर 2024 में हो गई थी, ठीक है। चलिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज में बात करते हैं तो सीमेंट प्रोडक्शन में इंडिया सेकंड रैंक पे आता है, फर्स्ट पे चाइना। जूट के प्रोडक्शन में लीडिंग प्रोड्यूसर ग्लोबली है हम, मतलब हम फर्स्ट रैंक पे आ रहे हैं। जर्मनी गारमेंट्स में हम 5th रैंक पे है, और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर में हमारे 99% जो हमारे हाथ में फ़ोन यूज़ हो रहे हैं वो हमारे डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर किए जा रहे हैं। ओके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इंडिया पेटेंट फाइलिंग रैंक जो आ रही है वीपो के हिसाब से जो रैंक लिखा है तो इसमें 6th इंडिया का रैंक है, मतलब इंडिया बहुत सारे पेटेंट करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है फिर तो। भारत आत्मनिर्भर कोष बनाया गया था टू सपोर्ट एमएसएमई सेक्टर, टोटल फंड इसमें 500 करोड़ है, जिसमें एक तो 100 करोड़ गवर्नमेंट खुद अपनी तरफ से देगी और बाकी जो 400 करोड़ बचता है उसमें प्राइवेट इक्विटी और वेंचर कैपिटल के थ्रू पे किया जाएगा, ठीक है। ग्लोबल सर्विस एक्सपोर्टर में इंडिया 7th रैंक पे आता है, ऑब्वियसली सब जानते हैं कि हमारा सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और कॉल सेंटर इंडस्ट्री कितना ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ग्रेप्स प्रोडक्शन महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा होता है ऑब्वियसली। हेल्थ सेक्टर में गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से 29% टू 48% गवर्नमेंट की हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुई है, लेकिन इसमें मैंने शायद से लिखा है कि आउट ऑफ द पॉकेट एक्सपेंडिचर हमारा डिक्रीज भी हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ जो इन्वेस्टमेंट है उसमें जैसे कि दवाई हो गई, अदर एक्टिविटी हो गई, उसमें इंक्रीज हुआ है, लेकिन कैपिटल इन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट का डिक्रीज हुआ है, मतलब मशीनरी लगाना वगैरह वगैरह, हॉस्पिटल और ज़्यादा खोलना, उस सब चीज़ में डिक्रीज हुआ है। इसमें नहीं, आगे आएगा मैं दिखा दूंगा। ट्रेड पार्टनर टॉप 3 इंपोर्टर और सोर्स कौन सा है हमारा, चाइना है, रशिया है, यूएई है। रशिया से क्या हम इंपोर्ट करते हैं, वेपन्स। चाइना से क्या, बेसिक मटेरियल्स। यूएई से क्या, ये मुझे जरूर कमेंट करना कि यूएई से क्या हम मेजर इंपोर्ट करते हैं। टॉप 3 एक्सपोर्टर हमारे यूएस है, यूएई है, नीदरलैंड, चाइना है ही नहीं, मतलब यार जिससे दुश्मनी है उससे सब कुछ ले रहे हैं हम। एम्प्लॉयमेंट सेविंग में यूथ पॉपुलेशन जो है हमारी 10 to 24 जो ईयर्स की है वो 26% डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारा काफ़ी अच्छा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हुआ है, ये याद रखना, 6% तो अब 3.2% है। यूपी का कितना है और बिहार का कितना जरूर बताना, दोनों का क्योंकि सेम है, एक का याद रहेगा तो दूसरे का अपने आप याद हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग कितना है, 30.2% ऑफ जीडीपी, और अभी बताना क्योंकि आगे तो मैं बता ही दूंगा। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन हमारा कितना हुआ, 33% ऑफ जीडीपी का हुआ है। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि लॉन्ग टर्म के लिए स्टे करता है, तो इकोनॉमिक के ग्रोथ में काफी ज्यादा हेल्प करता है। चलिए, इनकम टैक्स बिल के ऊपर बात करते हैं, गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, ये रिप्लेस करेगा 1961 डेकेड के सबसे पुराने कानून को, और 1961 वाला कानून कब इम्प्लीमेंट हुआ था, अप्रैल 1962 को। ये डेट मैं इसलिए बता रहा हूँ कि यूपीपीसीएस पूछ लेता है ऐसे।
प्रपोज्ड इम्प्लीमेंटेशन, जो न्यू एक्ट है इसको प्रपोज किया गया 1 अप्रैल 2026, क्योंकि ईयर स्टार्टिंग होगा ना, एक ईयर एंडिंग होता है, तो ईयर एंडिंग इसी के साथ मुझे बताना कब होता है। तो इसमें शेड्यूल कितना 14 to 16 कर दिया गया है। इसमें जो सेक्शन है वो 8162536 कर दिया है। नहीं याद होता तो सब इतना याद है कि शेड्यूल को इंक्रीज किया गया है, सेक्शन को डिक्रीज किया गया है, इतना याद रहेगा ना। चलिए, एक्सटेंशन ऑफ जो CBDT है, सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स पावर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स को भी अब नोटिस कर सकती है। न्यू कॉन्सेप्ट टैक्स ईयर, इंस्टेंट असेसमेंट ईयर को हटा के अब टैक्स ईयर रखा जा रहा है। चलिए, 8th पे कमीशन के बारे में बात करते हैं। 8th पे कमीशन, और अभी इस देखिए मैंने यहाँ पे कुछ जगह छोड़ा है, मुझे आपको आपकी तरफ से ही चाहिए कि फर्स्ट पे कमीशन का चेयरमैन कौन था, और 8th पे कमीशन का जब कोई चेयरमैन बनेगा तो यहाँ पे आप लिख देना, मैंने यहाँ पे जगह छोड़ा है। 7th पे कमीशन का जो 2026 से कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि 10 ईयर्स हो जा रहे हैं, इसके जो चेयरमैन थे वो जस्टिस अशोक कुमार माथुर थे। ठीक है, ओके। चलिए, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स के ऊपर चलते हैं। इंडिया फर्स्ट स्टेट टू इकोनॉमिक रिव्यू इंडेक्स। ओके, तो इसमें रिलीज किया गया नीति आयोग की तरफ से क्या, फिस्कल हेल्थ इंडेक्स। इसमें डेटा यूज किया जा रहा है फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2023 के बीच का। अब स्टेट इंक्लूड कौन कौन से 18 मेजर स्टेट को इंक्लूड किया है। 5 इंडिकेटर की लिया गया, क्या है 5 इंडिकेटर, क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू मोबिलाइजेशन, फिस्कल प्रूडेंस, डेप्ट इंडेक्स और डेप्ट सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, और 4 कैटेगरी क्या अचीवर्स है, फिर वो आप उसके हिसाब से देख सकते हो, मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पे लिया। अचीवर्स में उड़ीसा है, फिर छत्तीसगढ़ है, गोवा है, झारखंड है। हम फ्रंट रनर में आते हैं एज ए यूपी, 7th रैंक पे आता है। पंजाब लोएस्ट रैंक पे आता है एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो एस्पिरेशन में ये हो गया, हम फ्रंट रनर में हो गए। इतना याद रखना, यूपी का रैंक 7th है, ऑल ओवर रैंक 7th है, और 7th के अंदर हम फ्रंट रनर में आते हैं। चलिए, पेन 2.0 सबको याद है, पेन 2.0 आया, अप्रूवल बाय द CCEA, चीफ कमिटी ऑन इकोनॉमिक एडवाइजर करके। अपडेट इज नॉट कंपलसरी, कोई किसी को अपडेट करना जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है बनाना, बस होना चाहिए जो कमा रहा है। कितना फंड दिया गया इसको, 1435 करोड़ का फंड दिया गया इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। आयुष्मान वय वंदना कार्ड, ठीक है, ये क्या है, पीएम मोदी जी ने 29 अक्टूबर 2024, जरूर याद रखना, पूछ लेगा। क्यों पूछेगा, कि 9th आयुर्वेदा डे के दिन ही बनाया गया था। अब आयुर्वेदा डे किसके नाम पे बनाया जाता है, धन्वंतरी जी के नाम पे बनाया जाता है। ठीक है, पार्ट ऑफ आयुष्मान भारत। मुझे इसी के साथ बताना, 4 वेद हैं, 4 वेद में से कौन सा ऐसा वेद है जिसमें आयुर्वेद के बारे में बात की गई है, और उसका ब्रह्मा उपनिषद या तो उसका उपनिषद कौन है, और उसके अंदर प्रीस्ट कौन है। तीनों में से कोई एक चीज बताना। सिंपल है कि वेद में कौन से 4 वेद में से है जिसमें आयुर्वेदा के ऊपर बात की है, बस आपको ये कमेंट करके मुझे बताना है बस। बेनिफिशियरीज कौन है, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा किसको, 70+ ईयर वालों को, उनको फ्री रहेगा सब कुछ। कब, कितने तक, 5 लाख तक कवरेज दी जाएगी। चलिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के ऊपर चलते, जैसा कि मैंने बताया 700 बिलियन प्लस के ऊपर हो चुका है। दिसंबर तक 640 था जो हमारे डाटा देखा था ऊपर। तो इंडिया 4th कंट्री होगी एज ए क्रॉसिंग 700 बिलियन, और टॉप कंट्रीज चाइना है फर्स्ट पे, फिर जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, फिर इंडिया। यूएस है ही नहीं, मतलब सोच सकते हो क्यों नहीं है, क्योंकि यूएस की खुद की करेंसी है ना डॉलर, तो उसको तकलीफ ही नहीं है, जब चाहिए वो छाप लेगा भाई, हमें तकलीफ है। पर्यटन मित्र, अरे पर्यटन मित्र पर्यटन दीदी 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में डिसाइड की जाएगी, जिससे एनहांस किया जाएगा टूरिस्ट एक्टिविटी, एक्सपीरियंस से एनहांस किया जाएगा, फैसिलिटीज दी जाएगी। उस 50 डेस्टिनेशन को फंडिंग दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और स्टेट गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करेगा इसमें। ठीक है, 60-40 कटा दिया है। ओके, ये दिया नहीं था आई दृष्टि में, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। सुभद्रा योजना, ओडी, सुभद्रा, सुभद्रा से आपको कुछ याद आ रहा है कृष्ण भगवान के बारे में, बस याद हो तो बहुत सही है। और किनकी पत्नी थी ये जरूर मुझे बता देना। पीएम मोदी इनोग्रेट किए थे पीएम मोदी जी ने, और वुमेन सेंट्रिक स्कीम है ये। ऑब्वियसली सुभद्रा से पता ही चल रहा है। 1 करोड़ वुमेन्स को कवर किया जाएगा, जो कि एज जिनकी 21 to 60 ईयर्स होगी। 5 ईयर्स का ये स्कीम चलेगा। इसका जो पीरियड है 2024 to 2025 टू 2028 to 2029 तक है। फिजिकल एड दिया जाएगा इसमें 5000 तक, 50,000 में लिखा है शायद से, यहाँ पे मैं एक बार चेक कर लूँगा। अगर 50,000 है तो फिर शायद से मैंने ज़्यादा कर दिया है। डिसबर्स यहाँ पे दिया जाएगा 10,000 एनुअली दिया जाएगा, जिसमें 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाएगा। अच्छा, 2 इंस्टॉलमेंट 5,000 के, एक तो राखी पूर्णिमा को दिया जाएगा और एक इंटरनेशनल वुमेन डे को दिया जाएगा, जो कि 8 मार्च को होता है। यहाँ पे मार्च छुप गया है।
ठीक है, नेम्ड आफ्टर द गॉडेस सुभद्रा, सुभद्रा सिस्टर ऑफ द लॉर्ड जगन्नाथ। ओहो, पता है, मतलब आपको पता है यार। उत्कृष्टता कयूर बदते कड़म, कुछ अलग ही लिख दिया। चलिए, पीएम सुविधा संविधा संविधि योजना, ठीक है, ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए था। 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया है। स्ट्रीट वेंडर्स को कवर किया जा रहा है थ्रू द लोन, कोलेटरल फ्री रहेगा, आपको जरूरत नहीं है कुछ रखने के लिए। प्रेज अवार्ड यहाँ पे दिया जा रहा है। लार्जेस्ट जो स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट किया है वो है एमपी। एमपी में देखते हैं ना, पोहे बहुत आजकल यूट्यूब पे चलता भी है। लोन अप टू क्या है, ₹8,000 तक दिया जाता है। बेस्ट परफॉर्मिंग लीडिंग इंस्टीट्यूशन कौन सी है, पब्लिक प्राइवेट सेक्टर बैंक की, सेंट्रल बैंक सबसे ज़्यादा है, फिर एसबीआई है, याद रहेगा। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस महाराष्ट्र ने किया है, उसके बाद यूपी ने किया। यूपी सेकंड रैंक पे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस पे। बेस्ट परफॉर्मेंस अर्बन लोकल बॉडीज, ठीक है, ये DA, अच्छा ये अवार्ड दिया गया था उत्कृष्टता की और, हाँ सॉरी, उत्कृष्टता की और बढ़ते कदम, ये है उसका मतलब। मैं कुछ अलग ही अन्नड़ कन्नड़ बोल दे रहा था। तो उसमें 2 जन को अवार्ड दिया गया, एक तो पीएम संविधान को, अरे समनिधि को, और दूसरा है पीएम NULM को दिया गया। ठीक है, इस अवार्ड का नाम है स्पार्क अवार्ड, जिसको DUNLM को दिया गया है, और प्रेज अवार्ड दिया गया है पीएम स्वनिधि को। ठीक है, चलिए PUNLM के ऊपर बात कर लेते हैं। ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस में बिग स्टेट में केरला फर्स्ट है, फिर यूपी है। मेगा मिलियन सिटीज में वाराणसी फर्स्ट पे आई है, और मेगा मेजर सिटीज में 1 to 10 लाख में झांसी आई है। बस इसी तरीके से याद करना। बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है, मेगा सिटी में दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, और मेजर सिटीज में उज्जैन है, टाउन्स में नवाबगंज यूपी का है। अब बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट MP है, फिर आसाम है। किस पर्सपेक्टिव में बेस्ट परफॉर्मिंग, इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स के ऊपर। ठीक है, ओके, थोड़ा ही है, मतलब आधा घंटा और लगेगा फिर खत्म हो जाएगा, डोंट वरी। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम्स के ऊपर बात करते हैं। 2025 में ये आया है जून में। बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लेना, एक क्वेश्चन यहाँ से पक्का बनेगा। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफिसर निकालता है इसको, ऑफिस निकालती है। किसके अंदर आती है ऑफिस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आती है। अब इसमें एक जो कंपैरिजन किया जा रहा है 2021 से 1971 से लेकर 2021 तक कंपेयर किया जा रहा है। की इंडिकेटर क्या है 2022 के हिसाब से, बर्थ रेट देखा जाएगा, डेथ रेट देखा जाएगा, इन्फेंट मोर्टेलिटी देखा जाएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट देखा जाएगा, सेक्स रेशियो एट बर्थ देखा जाएगा, टोटल फर्टिलिटी रेट देखा जाएगा, और नियोनेटल मोर्टेलिटी रेट देखा जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी क्या होती है, और मैटरनिटी मोर्टेलिटी क्या होती है, और नियोनेटल मोर्टेलिटी क्या होती है, ये आपको तीनों मुझे कमेंट करके भी बताना है। अगर नहीं कमेंट करना तो अपनी तरफ से जरूर सर्च कर लेना। मैं समझ सकता हूँ, मैं इतने सारे क्वेश्चन दे रहा हूँ, टाइप करते करते तो भाई हालत खराब हो जाएगी, मगर स्टिल कुछ तो दे ही सकते हो जो छोटे छोटे पूछूंगा। बस ये आपको अपनी तरफ से सर्च करना है। बर्थ रेट 19.1% है, लोएस्ट है अंडमान निकोबार में, फिर गोवा, चंडीगढ़ और तमिलनाडु में। ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार में है, फिर यूपी में। यूपी हमारा सेकंड रैंक पे है, फर्स्ट में बिहार है, तो ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है। फिर राजस्थान है, बीमारू, याद है ना। अर्बन में 15.5 है, और रूरल में 20.8 है। ऑब्वियसली जहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो रही है, जहाँ पे कम पढ़े लिखे हैं वहाँ पे पॉपुलेशन धकाधक बढ़ रही है। डेथ रेट 6.8 हो गया। कहाँ पे सबसे ज़्यादा, छत्तीसगढ़, पंजाब, गोवा। क्यों है, हेल्थ की वजह से, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होगा। हाईएस्ट पे छत्तीसगढ़, पंजाब है, फिर गोवा है। लोवेस्ट जहाँ पे अच्छी खासी, चंडीगढ़ हो गया, दिल्ली हो गया, मणिपुर हो गया, सिक्किम हो गया, वहाँ पे लोवेस्ट है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है 26,000 के ऊपर से काउंट हो रहा है, लाइव बर्थ पे डिक्रीज हुआ है ये। लोवेस्ट जो है मणिपुर में, हाईएस्ट MP UP छत्तीसगढ़ में है। ओके, मैटरनिटी मोर्टालिटी रेट क्या है, 88 1 लाख पे होता है इसकी काउंटिंग, और इसकी 1000 पे होता है। याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते भी है। डिक्रीज हुई है ये भी। बेस्ट पे केरला परफॉर्म कर रहा है, वर्स्ट पे MP परफॉर्म कर रहा है। सेक्स रेशियो एट अ बर्थ 914 है, इंक्रीज हुई है। टोटल फर्टिलिटी रेट जो है 2.1 है। लोवेस्ट जो है दिल्ली का है, तमिलनाडु का, पढ़े लिखे ज़्यादा है। और हाईएस्ट कहाँ पे, बिहार है, फिर यूपी है, 2.6 यूपी का है। बिहार का इसी के साथ, मुझे जो बिहार BPSC देख रहा होगा वो मुझे कमेंट करके बताना। न्यूनेताल मैटरनिटी रेट जो है वहाँ पे 19 है, पर 1000 के ऊपर है, जिसमें बेस्ट केरला कर रहा है, वर्स्ट फिर से MP कर रहा है।
भाई एमपी लगता है कभी कभार तो बिहार को भी पीछे छोड़ देगा। अच्छा, यूपी और एमपी में एक चीज कॉमन क्या है मालूम है? यूपी का भी वेस्टर्न यूपी बहुत अच्छे से डेवलप है और एमपी का भी वेस्टर्न यू एमपी बहुत ज्यादा डेवलप है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो क्यों, इसका रीजन आपको पता होगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, ठीक है, तो 6 मेंबर की कमेटी, 3 आरबीआई, 3 गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नर जनरल इसको चेयर करता है। टर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉमिनीज मैक्स टू मैक्स 4 ईयर, गवर्नमेंट अपने हिसाब से डिसाइड करती है। इन्फ्लेशन, तो सीपीआई हेड इन्फ्लेशन और रिटेल इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है। मार्च से अप्रैल में 3.2%, 6 ईयर लो है। 4.6% रिटेल इन्फ्लेशन, ये भी कम है। इसी के साथ मुझे बता देते हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाने के लिए कौन से कमेटी का रिकमेंडेशन दिया गया था, तभी तो ये बनी है। सर्वे ऑन हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, देखिए जो जो घरेलू चीजें वो कौन करता है, मॉस्पी करता है। लेबर का निकालना है, कुछ करना है तो मॉस्पी कर रहा है। फिर इसने डेटा दिया 2023 से 2024 के लिए। ओके, तो सैंपल जो इसमें सैंपल साइज है 2.6 लाख पॉपुलेशन का लिया, जिसमें से अराउंड 1.5 लिया गया है रूरल एरिया से, 1.1 लिया गया अर्बन एरिया से। ठीक है, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर एमपीसी रूरल एरिया में 4122 है और अर्बन में 6996 है। आपको पता होगा यहाँ पे इजी ट्रांसपोर्ट है, इजी अवेलेबिलिटी है, इजी बहुत सारी चीजें जिसके वजह से एक्सपेंस अर्बन में ज्यादा हो जाता है। ओके, चलिए, ग्रोथ एमपीसी तो पता ही चल गया आपको। मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर रूरल में 9.25 है, अर्बन में 8.3 है। स्टेट वाइज एमपीसी का हाईएस्ट सिक्किम में है, लोवेस्ट छत्तीसगढ़ में। ग्रोथ लीडर स्टेट वाइज हाईएस्ट अर्बन एरिया में पंजाब में है, रूरल एरिया में उड़ीसा में है। लोवेस्ट कहाँ पे अर्बन एरिया में, कर्नाटका में है। लोवेस्ट रूरल एरिया में महाराष्ट्र में, विदर्भ वाला रीजन महाराष्ट्र का। रूरल अर्बन एमपीसी, ठीक है, इसमें हाईएस्ट पे झारखंड है, लोवेस्ट पे केरला है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर डिटेल में रूरल गिनी कोएफिशिएंट बताता है कि कितना डिफरेंस है, डिक्रीज हो रहा है रूरल एरिया में। अर्बन गिनी कोएफिशिएंट स्टिल हाईयर है, ऑब्वियसली बहुत सारे लोग बिल्डिंग में रह रहे हैं और बहुत सारे लोग झोपड़ी में रह रहे हैं। तो ये अर्बन एरिया में इसलिए ज्यादा दिखता है क्योंकि अर्बन एरिया बहुत डेंस पॉपुलेशन होता है। ओके, फूड एक्सपेंडिचर रूरल में 47% और अर्बन में 40%। आप इतना ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हो अपनी तरफ से, तो रूरल में आप 47% कर रहे हो, अर्बन में 48 होना चाहिए था, मगर 40 लिखा हो, ठीक है 40% है। ओके, साइड रिपोर्ट, साइड की रिपोर्ट क्या है, स्टेटस ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। ये निकाला है ICPRIER ने निकाला है, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस में। ठीक है, इसमें बेस्ड को किसने बनाया, ये आईटी मीटी के इंफॉर्मेशन से लिया गया। इंडिया डिजिटल इकोनॉमिक रैंकिंग में 3rd रैंक पे आता है एज ए ग्लोबली। फर्स्ट पे यूएसए है, सेकंड पे चाइना है। कितने रैंक पे आता है इंडिया, स्टार मार्क है, 3rd रैंक पे आता है। इंडिया इंडिविजुअल यूजर रैंकिंग जो है वो 12th है, डिजिटली यूज करने वाले पब्लिक G20। डिजिटलाइजेशन इन इंडिया स्टेट और यूटी वाइज में टॉप परफॉर्मेंस कर्नाटका है, बेंगलुरु। टॉप यूटीज में एनडीएलएस न्यू दिल्ली, जफार मार्केट सबको पता होगा, चंडीगढ़। लार्जेस्ट स्टेट में राजस्थान है, फिर यूपी 12 पे, गुडगांव यूपी आया है कहीं पे। तो चिप्स क्या है, कनेक्ट करेगा, हार्नेस करेगा, इनोवेट करेगा, सस्टेन करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। तो चिप्स के थ्रू पे ये पूरे डेटा को क्रिएट भी किया गया और चिप्स बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है, इसके ही डेटा के बेस पे सब कुछ आजकल बहुत सारी चीजें बनाने लग गए हैं। चलिए, डोमेस्टिक सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट बैंक DSIB, DSIB के बारे में हम बात कर रहे थे। इसको आरबीआई के फ्रेमवर्क से बनाया गया है, 2014 में बना था ये। तो इसके अंदर बनती है SBI, HDFC, ICICI बैंक। ठीक है, ये 3 बैंक को मिला के इसको बनाया, ऐसा बनाया गया इसके लिए ताकि टू बिग टू फेल ना हो जाए। ये बड़ी बड़ी बैंक है, अगर बहुत ज़्यादा इसमें लॉस होने लग जाएगा तो स्पेशली इसके ऊपर वॉच अच्छे से रखती है एज आरबीआई। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के ऊपर चलते हैं। तो टोटल इंस्टॉल कैपेसिटी जो मई 2024 में है 226.75 गीगावाट। टॉप पे कौन सा है, गुजरात है, फिर राजस्थान है। तो 200 गीगावाट का हमने टारगेट रखा था अक्टूबर 2024 में, तो मैंने ऊपर इसके बारे में आपको बताया भी था। नबार्ड ऑल इंडिया रूरल फाइनेंशियल इंक्लूजन सर्वे के ऊपर बात करता है, जिसमें नाफिक्स सेकंड रिपोर्ट है। ये सैंपल 1 लाख का लिया गया है, 1 लाख पॉपुलेशन का। एवरेज मंथली इनकम रूरल हाउस होल्ड 2021 to 2022 के लिए लिया गया। तो एवरेज रुपीज जो उनका जा रहा है 12,690 है।
देख सकते हो कि मैंने बड़ी मेहनत से एक शॉर्ट नोट आपके लिए तैयार किया है। 1 घंटे में पढ़ा रहा हूँ, जहाँ पे 4-4 घंटा 6-6 घंटा लोग ले ले रहे हैं, मैं 1 घंटे में पूरी आपकी इकोनॉमिक्स विद फैक्ट्स के साथ आपको कवर करके दे रहा हूँ, ताकि आप एग्जाम के पहले सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी पढ़ के जाओगे तो हो जाएगा। और इसको 2 की स्पीड में या 1.5 की स्पीड में चला दोगे, हो गया, आराम से हो जाएगा। और मैं गारंटी देता हूँ, या तो 3 अगस्त या तो 2 अगस्त तक मैं ये सब नोट्स आपको फ्री में ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। बस उसके लिए आपको सब्सक्राइब कर लेना है हमारा चैनल। एग्रीकल्चर हाउस होल्ड 13,000 हो रहा है, हाइयर हो गए, पिछली बार से इंक्रीज हुई है। नॉन एग्रीकल्चर हाउस होल्ड डिक्रीज हुआ है, क्यों? क्योंकि रूरल एरिया में नॉन एग्रीकल्चर से बहुत कम लोग होते हैं, और जो नॉन एग्रीकल्चर पर्सन होते हैं वो सैलरीड ही होता है, मतलब कहीं पे सैलरी के लिए कर रहे हैं। ग्रोथ 5 ईयर में 57.6% और CAGR 9.5% है। एवरेज मंथली एक्सपेंडिचर रूरल हाउस होल्ड ओवरऑल 11,262 है, मैंने बताया था। एवरेज मंथली सेविंग रूरल हाउस होल्ड जो 13,002 है, जिसमें एग्रीकल्चर सेविंग 71% है और नॉन एग्रीकल्चर 58% ही सेव कर पा रहा है। मतलब अगर आप महीने का 15,000 कमा रहे हो, तो जिसमें से सिर्फ 71% रूरल वाले सेव कर पा रहे हैं, और जो नॉन सैलरीड है, जो सैलरीड पर्सन वो सिर्फ 58% सेव कर पा रहे हैं। चलिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में ऊपर देख लिए थे, इसमें कुछ है नहीं बताने वाला, बस ये RBI एक्ट 1934 से स्टैब्लिश हुआ है। ग्लोबल फाइनेंशियल मैगजीन अवार्ड जो दिया गया हमारे स्टेट बैंक को, और स्टेट बैंक में कौन अभी चेयर कर रही है? CS शेट्टी इनको चेयर कर रहे हैं। इन्होंने बड़ा अच्छा रिफॉर्म लाया, जिसके वजह से वर्ल्ड का इंडिया का जो बेस्ट बैंक है वो दिया गया हमारे SBI को। जो वर्ल्ड का बेस्ट बैंक है वो इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल बैंक फॉर चाइना को दिया गया है। SBI यहाँ पे ग्लोबल रैंक करता है हमारा 49th, टॉप 50 में हमारा SBI आता है। मतलब कितनी भी आप गाली दे दो SBI को, इतना सर्विस लो है, ये है, मगर भाई दिख तो रहा है। चलिए, नेशनल हेल्थ अकाउंट एस्टिमेट फॉर इंडिया, ठीक है, इसको इशूड कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कर रहा है। हेल्थ आ गया ना बीच में, बस इससे मैच कर लिया करिए। डेटा ईयर क्या है? 2021 टू 2022 और 2020 से 2021 को कंपेयर किया गया दोनों को। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर 39.4% है, जो कि डिक्रीज हुआ है पिछली बार से। पिछली बार जो है 2014 टू 2015 में 62.6% था। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर जो भी है इंक्रीज हुआ था 1.84% से। टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर 3.83% से इंक्रीज हुआ है। गवर्नमेंट हेल्थ एक्सपेंडिचर में हेल्थ एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हुआ है, ऊपर मैंने बता दिया था। दैट्स इट। मैं बोल रहा ना, बहुत शॉर्ट में बताया, बस उतना ही बताया जितना एग्जाम को चाहिए, अननेसेसरी फालतू बातें नहीं। NABFID नेशनल बैंक फॉर फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट स्टैब्लिश 2021 में हुआ था। NABFID जो है एक्ट 2011 से स्टैब्लिश हुआ था। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है। ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये क्या है? एग्जिम बैंक है। तो एग्जिम बैंक की स्टैब्लिश कब हुआ था? 1981 में। अच्छा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ये 4 है, चारों के चारों। इसमें एग्जिम है, नाबार्ड है, नेशनल हाउसिंग NHB है, और नाबफीड है, ठीक है, नेपफिड है। तो नेपफिड के बारे में ऊपर देख लिया, एक्ट 2021 से स्टैब्लिश हुआ है। एग्जिम बैंक 1981 से स्टैब्लिश हुआ था, इसका हेडक्वार्टर मुंबई है। नाबार्ड 1981 से में एक्ट से बना था और 1982 में स्टैब्लिश हुआ था, इसका भी हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई में है। ये ईयर याद रखना, प्लीज याद रखना, मेरे साथ आप बोलते जाइए तो आपको भी याद रहेगा। एग्जाम में एज इट इज ईयर पूछ लेता है। नेशनल हाउसिंग बैंक में स्टैब्लिश 1987 में, 1988 को फिर वो स्टैब्लिश हो गया था। और लखनऊ यूपी इसका हेडक्वार्टर है। किसका? नेशनल हाउसिंग बैंकिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, 1987 में इसको स्टैब्लिश, मतलब एक्ट के बनाया गया था, 1988 में स्टैब्लिश हो गया था ना। नेपफिड ये जो स्टैब्लिशमेंट है 2021 में के एक्ट से हुआ है, ठीक है, ओके। यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेरेंस ULI, इसको डिजाइन किया है RBI ने। पर्पस क्या था? सिंप्लीफाई लोन इंश्योरेंस प्रोसेस को, इशुएंस प्रोसेस है, तो इजीली लोन इशू हो पाए और ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पे वॉच भी रख पाए। इंटीग्रेशन लैंड रिकॉर्ड को भी यहाँ पे रखा जाएगा। तो अभी पेज बचा है ये 1, 2 और 3, ये फटाक से हो जाएगा, 10-15 मिनट लगेगा बस मुश्किल से। एग्रीकल्चर सेक्टर की रिपोर्ट के ऊपर जाता है। सेकंड एडवांस एस्टिमेटेड ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर आया था, इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, परफॉर्मेंस वेलफेयर होती है। बहुत तेज बोल रहा हूँ, मुझे पता चल रहा है। एरिया अंडर क्या है ये? हॉर्टिकल्चर यार, इंक्रीज हुई है एज कम्पेयर टू
2023 से 2024 में। तो ओवरऑल पॉपुलर प्रोडक्शन क्या हुई है, हमारी ग्रोथ हुई है। फ्रूट्स में वाटरमेलन, मैंगो, बनाना एक्सेट्रा बहुत सारी ऐसी चीज़ें देख लेना। वेजिटेबल में सिर्फ पोटैटो और ओनियन में ग्रोथ अच्छी दिखी है। प्रोडक्शन डिक्रीज किसका हुआ है, टोमेटो का हुआ है, स्पाइस का हुआ है। ऑल्दो ये प्रोडक्शन में जो इंक्रीज है जिंजर में, गार्लिक में और टर्मरिक में दिखा है। एमएसपी के ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो एमएसपी जो यहाँ पे है, हाँ चलिए, एमएसपी के ऊपर जो रिकमेंडेड एमएसपी है, बाय सीएसीपी, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट प्राइसेस, अप्रूव बाय द सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो ये अप्रूव करती है एमएसपी को। तो एमएसपी में कितने टोटल क्रॉप कवर होते हैं, 22 प्लस 1 क्या होता है, एफआरपी, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस, गन्ने के लिए होती है। सबसे ज्यादा ये मुझे कमेंट करके जरूर बताना, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइस सबसे ज्यादा कौन से स्टेट में दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब 14 जो है खरीफ, 14 खरीफ है, 6 राबी है, 2 कमर्शियल है। खरीफ क्रॉप्स में पैडी को सबसे ज्यादा दिया गया है, पैडी को मिला है 2369 मिला है, 69 रुपीज इंक्रीज हुआ है पैड। फिर दूसरा पैडी जो ग्रेड ए का है उसको मिला है 2389, जो कि 69 इंक्रीज हुआ है, सॉरी। हायर एमएसपी किसको मिला है, सीसम को मिला है, तिल को 9847। और हायर प्रॉफिट मार्जिन कवर किसको, कॉस्ट किसको मिला है, बाजरा को मिला है, ठीक है, 63%। ओके BCD, हाँ राबी क्रॉप में वीट 2427 एज इट इज, याद रखना ना, पूछेगा, इंक्रीज हुआ है 210 रुपीज से। हाईएस्ट एमएसपी मसूर को मिला है, ठीक है, 6700। हाईएस्ट इंक्रीज जो है वो रैपसीड को हुआ है, मस्टर्ड को हुआ है, ये दोनों को हुआ है, ठीक है। उसके बाद थर्ड, एश्योर्ड एस्टिमेटेड फॉर द मेजर क्रॉप्स के लिए ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ राइस, व्हीट, श्री अन्न और पल्स और सोयाबीन को इंक्रीज हुआ है। जेनेटिकली एडिबल एडिटेड राइस जो है, जिसमें फर्स्ट इंडिया का जो फर्स्ट है पूरे वर्ल्ड पे इंट्रोड्यूस किया हमने, एक है यूजिंग CRISPR-9 Cas9 टेक्नोलॉजी से यूज किया गया है। बजट एलोकेट किया गया था इसके लिए 500 करोड़ के लिए। और वेराइटीज है इसमें डेवलप की है, BRR राइस 100 कमाला बाय, इसको किसने डेवलप किया है, ICAR हैदराबाद ने किया है। पूषा DST राइस 1, इसको किया गया है ICAR दिल्ली ने, ठीक है, याद रहना चाहिए इतना। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2022 रिपोर्ट्स के बारे में। इसको इशूड कब किया गया था, नेशनल मिल्क डे के दिन। तो मिल्क प्रोडक्शन ग्लोबल रैंकिंग इसमें डिसाइड की गई है, इंडिया की फर्स्ट रैंक आ रही है एज ए मिल्क में। तो इंडिया कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, पूरे वर्ल्ड को 25% कंट्रीब्यूट कर रहा है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी 471 ग्राम पर डे है। और टॉप स्टेट इसमें फर्स्ट पे यूपी है, फिर राजस्थान है। अब मुझे इसके साथ ये मुझे जरूर बताना कि नेशनल मिल्क डे किसके नाम पे मनाया जाता है और किसने व्हाइट रेवोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। मिल्क के लिए व्हाइट रेवोल्यूशन होता है, वैसे ही ग्रे रेवोल्यूशन किसके लिए है और येलो रेवोल्यूशन किसके लिए, ये दो चीज अलग से मुझे आपको बताना पड़ेगा। एग प्रोडक्शन में टॉप स्टेट है आंध्र प्रदेश, ठीक है। मीट प्रोडक्शन में ग्लोबल रैंकिंग एज ए FAO, इस FAO कब स्टैब्लिश हुआ था ये भी मुझे जरूर कमेंट करके बताना। और इंडिया का 4th रैंक आता है एज ए मीट प्रोडक्शन में, फर्स्ट पे चाइना है। इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल करता है, फिर यूपी करता है। वूल प्रोडक्शन में राजस्थान है, फिर जम्मू एंड कश्मीर है। याद रखना वूल प्रोडक्शन में राजस्थान है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। हो सकता है कि आप दूसरे किसी स्टेट का नाम ले लें, हो सकता है कि जब वूल प्रोडक्शन बोलेगा जम्मू कश्मीर डाल देगा, हिमाचल प्रदेश डाल देगा, फिर उसके बाद लास्ट में राजस्थान डाल देगा, फिर आपको लगेगा राजस्थान तो हो नहीं सकता भाई, उधर है। लेकिन नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल, ठीक है, ऑयल सीड के ऊपर है, नेमो मिशन है ये। इसका ड्यूरेशन 7 ईयर के लेके रखा गया है और इसमें फोकस प्राइमरी और सेकेंडरी क्रॉप को रखा गया है। तो इसमें किसमें रैप सीड है, मस्टर्ड है, ग्राउंडनट है, सोयाबीन है, सनफ्लावर है। इसी के साथ मुझे कमेंट करके बताना जितने भी प्राइमरी सीड है ये कौन सी है, राबी है कि खरीफ क्रॉप है। फिर कॉटन सीड, राइस बैन, ट्री ब्रांड ऑयल। अगर आपको याद नहीं होता तो मैं एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ क्या करना। जैसे अगर आपको ये पता चल जाएगा कौन सी राबी है कौन सी खरीफ है, अपने आप अभी आपको ये पता चल जाएगा कौन सी प्राइमरी है कौन सी सेकेंडरी है, ठीक है। इस तरीके से याद करिए।
याद हो जाएगा। स्पाइस्ड स्कीम के ऊपर चलते हैं। बाय स्पाइस्ड मिनिस्ट्री बोर्ड इंडिया बनाया है इसको, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर बनी है ये स्पाइस बोर्ड। ये क्या करेगा, ये बूस्ट करेगा स्पाइस की प्रोडक्शन को, प्रोसेस करवाएगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में मदद करेगा, फोकस करेगा कि कोई स्पाइस इंडिया की काफी ज्यादा अच्छे ट्रेडमार्क के तौर पे पूरी दुनिया में फेमस हो जाए। ठीक है। एग्री श्योर फंड, इसके बारे में हमने ऑलरेडी नेशनल की स्कीम में बात भी किया है, तब भी थोड़ा बता देता हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर के अंदर, फार्मर वेलफेयर के अंदर आ जाएगी, न्यू दिल्ली में है, और इसको मैनेज करता है नाबार्ड। नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ ये आपको पता होना चाहिए, मैं ये नहीं पूछ रहा कि कमेंट करना, बस ये पता होना चाहिए, मैंने क्योंकि थोड़ी देर पहले बताया भी था। फर्स्ट फंड ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर स्टार्टअप के लिए है। इंडस्ट्री सेक्टर रिपोर्ट, इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज है, DPIIT निकालती है इसको, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंदर। वेटेज यहाँ पे IIP का 40.27 है। अब बात करते हैं 8 कोर इंडस्ट्रीज में, जैसे सीरीज में याद रखा है ऐसे ही याद रखना। पहले पे रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, सबसे ज्यादा वेटेज लेती है अराउंड 28%, फिर इलेक्ट्रिसिटी है, फिर स्टील है, फिर कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है, फिर सीमेंट है, फिर फर्टिलाइजर है। ओके, चलिए ये सीरीज जरूर याद रखना। और 8 कोर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी होती है ये रख लेना। हो सकता है इसमें कभी कभार चेंज करके न्यूक्लियर डाल देगा या कुछ और डाल देगा, नेचुरल गैस की यहाँ पे रिफाइनरी गैस या कुछ अलग चीज सेल गैस डाल सकता है। तो उस तरीके से आप अपने हिसाब से ये 8 की 8 याद रखना और एज ए सीरीज में याद रखना। ठीक है, ओके। चलिए, ग्लोबल स्टार्ट इकोसिस्टम इंडेक्स 2025 कौन बनाता है, ये ब्लैंक बनाती है। इंडिया की रैंक 22 है, पिछली बार से घटी है, पिछली बार 2019 थी। ग्लोबल लीडर इसमें यूएस है, और ग्लोबल सिटी वहाँ पे लीड कर रही है सैन फ्रांसिस्को। इंडिया का कोई हाल है, हाँ, इंडिया के टॉप 10 में आती है बेंगलुरु है, फिर न्यू दिल्ली है, फिर मुंबई है। मुंबई का रैंक 18th है, बेंगलुरु का रैंक 10th है, और न्यू दिल्ली का 11th है। ओके। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री रिपोर्ट ग्लोबल वैल्यू चेन के हिसाब से नीति आयोग ने बनाया है इसको। इंडिया रैंकिंग है ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन में 4th रैंक पे कर रही है ग्लोबली। इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्लोबल ऑटोमोबाइल सिर्फ 3% है। 4th रैंक पे करने के बाद भी 3% क्यों है? क्योंकि जो 4th रैंक इसलिए दिख रहा है आपको, क्योंकि इंडिया का डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्शन इतना है कि ग्लोबली वो सबको ओवर पास कर देता है। ओके, चलिए अब कोल सेक्टर के ऊपर चलता है। तो कोल सेक्टर में स्टोरेज ग्लोबल रैंक पे इंडिया 5th पे आता है, कंज्यूम में 2nd रैंक पे आता है, कंट्रीब्यूशन टू नेशनल एनर्जी में 55%, ये गलत लिखा है यहाँ पे, अराउंड 60% है। कंट्रीब्यूशन टू इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में 74%, और कोल इंपोर्ट कितना हो रहा है हमारा 8.4% से डिक्रीज हुआ है। अब आप सोचोगे क्यों डिक्रीज हुआ है 8.4%? यहाँ तो कोल बराबर यूज हो रहा है, यहाँ पे क्यों डिक्रीज हुआ है? ऊपर ही हमने देखा था रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, एटॉमिक एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ चुका है, तो इन सब चीजों की वजह से 8.4% डिक्रीज दिख रहा है, बस, और कोई रीजन नहीं कि हम कोयला कम यूज कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। MSME न्यू लिमिट्स है, ये क्राइटेरिया चेंज कर रहा है इन्वेस्टमेंट टर्नओवर के हिसाब से। माइक्रो का 2.5 और 10 करोड़ इसके ये रखा है इन्वेस्टमेंट की क्राइटेरिया, 25 से 100, 125 का 500। ठीक है। क्रेडिट गारंटीज कवरेज यहाँ पे MSME की तरफ से 5 करोड़ से अब 10 करोड़ कर दिया गया है। ये माइक्रो में है, लोन के हिसाब से है, इतना इंक्रीज होते हुए चले गया है वो। ठीक है। एनर्जी स्टेटिस्टिक इंडेक्स 2025 इसको कौन निकालता है? मॉस्पी निकालती है। प्राइमरी एनर्जी सोर्स ऑफ इंडिया का कौन सा है? कोल है, फिर क्रूड ऑयल है, फिर नेचुरल गैस है। ओके, याद रखना, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, जैसा कि मैंने बताया 60% है। कोल जो स्टोरेज स्टेट वाइज कहाँ पे सबसे ज्यादा स्टोरेज? ओडिशा में, फिर झारखंड में, फिर कुछ छत्तीसगढ़ में। इसी के साथ मुझे बताना प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट करता है, एज ए टॉप 3 बताना। नेचुरल गैस स्टोरेज कहाँ पे? हाईएस्ट वेस्टर्न कोस्ट पे, फिर उसके बाद ईस्टर्न ऑफशोर पे है। क्रूड ऑयल स्टोरेज रीजन वाइज में सबसे ज्यादा वेस्टर्न ऑफशोर में, फिर असम में। इससे क्या पता चलता है? क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस लगभग एक ही जगह पे मिल रहे हैं और दोनों एक ही जगह पे सेम है। महारत्ना कंपनीज यहाँ पे कितनी है टोटल? 14 है। 14th कौन सी? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। तो ये स्टैब्लिश कब हुई थी? 1940 को स्टैब्लिश हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। 13 कौन सी थी? ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नोएडा में। और दूसरा कहाँ पे? दुलईजान में, जो है असम में। नवरत्ना कंपनीज कितनी है? 26। अभी रिसेंटली दो को मिली थी। ये 25th पे IRCTC है, 24th पे IRFC है, सॉरी 25th भी है और 26 पे IRFC है। ठीक है। तो IRCTC कब एस्टैब्लिश हुआ? जिससे आप टिकट बुक करते हो तत्काल के लिए, आप गाँव जाने के लिए या कहीं पे भी,
स्टैब्लिश हुआ था 1999 में, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। IRFC स्टैब्लिश हुआ था 1996, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? अरे न्यू दिल्ली में ही होगा, और कहाँ होगा। ओके ठीक है, अब ये लास्ट पेज है बस, दैट्स इट। स्कीम फॉर स्ट्रेंथनिंग द मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री, तो ये क्या कर रहा है, ये एक स्कीम है जो 8 नवंबर को 2024 में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से निकाला गया था नोटिफिकेशन के थ्रू पे। और इसमें जो सबसे पहला टारगेट क्या है कि स्ट्रेंथन करना, जितने भी मेडिकल डिवाइस है उनको एक बेटर फैसिलिटी ट्रांसपेरेंसी के थ्रू पे उसको ट्रांसपोर्ट करवाना या तो किसी को अलॉट करवाना, उस तरीके से इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, PM ई ड्राइव योजना मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री निकालती है, मिनिस्ट्री ऑफ हाईवे नेशनल हाईवे नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री निकालती है, याद रखना पूछ लेगा। ड्यूरेशन क्या है इसका, 2 इयर्स रखा गया है, 2024 टू 2025 में ये चलेगा 2 साल तक। डेवलप ईवी चार्जिंग स्टेशन, फिर डेवलप EV स्टोरेज फैसिलिटीज, बैटरी की फैसिलिटी हो गई, इजीली ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो गई। तो ई ड्राइव क्या है, तो इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव होती है, इंटरनेट से नहीं, इलेक्ट्रॉनिक ड्राइव, इलेक्ट्रॉनिक पे पुश किया जा रहा है ताकि हमारे यहाँ पे कंजम्पशन अदर चीज़ों का कम हो पाए। अदर चीज़ें मतलब फॉसिल्स का। ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट ग्लोबल RE इन्वेस्ट समिट्स है। ठीक है, ये 14th एडिशन है। कौन कर रहा है इसको, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी कर रही है। कहाँ पे हुआ ये, गांधीनगर के गुजरात में हुआ। और गांधीनगर में कहाँ हुआ, तो महात्मा गांधी मंदिर में हुआ। इनोग्रेटेड बाय PM मोदी। थीम क्या है, इन्वेस्टमेंट इनोवेट इंस्पायर 3I। फर्स्ट समिट कहाँ पे हुई थी, 2015 में। ओके, याद रहेगा। वर्ल्ड ट्रेड स्टेटिस्टिक्स रेवेन्यू 2023 कौन निकालता है, WTO निकालता है। ईयर क्या है, 2022। मर्चेंडाइज ट्रेड जो है इंडिया का, जिसमें आप मर्चेंडाइज ट्रेड के बारे में बात करते हो, सबसे ज्यादा कौन एक्सपोर्ट करता है, चाइना। इंपोर्ट सबसे ज्यादा कौन करता है, USA। इंडिया का क्या रैंक है, 18th एक्सपोर्ट में, और इंपोर्ट में 9th है, इसलिए तो हमारा ट्रेड डेफिसिट होता है। सर्विस ट्रेड में USA फर्स्ट है, फिर USA इंपोर्ट में भी फर्स्ट है, और इंडिया एक्सपोर्ट में 7th है और इंपोर्ट में 9th है। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ट्रेड में US फर्स्ट है और इंपोर्ट में चाइना फर्स्ट है, और इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों में 7th है। फूड ट्रेड में इंडिया एक्सपोर्ट में 7th है और इंपोर्ट में 8th है। बहुत फैक्ट है, मुझे भी पता है, आप 2 से 3 बार इसको सुनते रहना, आपको याद हो जाएगा, या तो मैं PDF तो प्रोवाइड करूंगा ही, तो पढ़ लेना। आयरन एंड स्टील एक्सपोर्ट इंडिया 6th, चाइना फर्स्ट है। इंडिया एज अ वाइस चेयरमैन ऑफ अ सप्लाई चेन काउंसिल, तो IPEF मतलब इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क सप्लाई चेन काउंसिल, वन ऑफ 3 सप्लाई चेन बॉडीज है। इसकी सबमिट हुई थी, जिसमें इंडिया इसका एज अ वाइस चेयरमैन बना है, और ये सबमिट हुई थी US में वॉशिंगटन DC में। ओके, तो दोस्तों अभी इतना ही था, मैंने पूरा इकोनॉमिक्स आपका खत्म कर दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से यहाँ पे खत्म कर दिया। बस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा ना, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और लाइक जरूर करके जाना भाई, प्लीज़ कर देना इतना। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद।